दोस्तों बहुत से बच्चे मुझे यहाँ पे ये पूछ रहे थे कि सर जो सीबीएसई सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आई है ना उसकी सैलरी कितनी होती है और जॉब प्रोफाइल कितनी होती है। तो जो मैंने इसकी सैलरी निकाली है वो जो एक बंदा है वहाँ पे काम करता है तो बेसिकली उसकी जो पे स्लिप थी वो पर्टिकुलरली पड़ी हुई थी मतलब आप बोल सकते हो पब्लिकली पड़ी हुई थी तो मैंने वहाँ से उसकी सैलरी ले ली थी। जॉब प्रोफाइल क्या होती है ये सब मैं आपको बता दूंगा, क्या काम करना पड़ता है, क्या प्रमोशन है, क्या पे लेवल है। देखो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हायरार्की कैसे डिसाइड करता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हायरार्की का मतलब होता है आपसे ऊपर कौन होगा, आपसे ऊपर कितने लोग होंगे, आपसे नीचे कितने लोग होंगे, वो सब चीजें डिसाइड करती है हायरार्की पे। ओके। अब ये जो हायरार्की है ना वो डिसाइड कैसे होती है, देखो पहले ना ग्रुप डी का पद भी होता था। ग्रुप डी को हमने खत्म कर दिया क्योंकि ग्रुप डी के सारे कर्मचारी अब एमटीएस में आ चुके हैं, है ना। तो आपका अब ए बी और सी, ये देखो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये आपका बी नहीं है, ये आपका ए होगा, ठीक है। ये आपका ग्रुप ए है। ग्रुप ए बी और सी। अब यहाँ पे मैंने पे लेवल बता रखा है। लास्ट पे लेवल तो 18 होता है ना। पे लेवल मैंने आपको बता रखा है और ये सैंक्शन पोस्ट है जो सीबीएसई के हिसाब से सीबीएसई ने इतनी सैंक्शन पोस्ट दे रखी है। मान लो आप एमटीएस बनते हो, ठीक है। एमटीएस के बाद आप बनोगे जूनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट या फिर अगर अकाउंट्स में डालते हो तो जूनियर अकाउंट्स में तो आप नहीं जा पाओगे अगर आपने बीकॉम नहीं किया है तो, ठीक है, या फिर आपने ट्वेल्थ में कॉमर्स नहीं लिया है तो। असिस्टेंट रिकॉर्ड कीपर और एमटीएस का पे लेवल सेम है, एक ही बात है वो, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट आप बनोगे जिसे हम एलडीसी कहते हैं, ओके। और उसके बाद आप बनोगे फिर सीनियर असिस्टेंट। ये ड्राइवर का ग्रेड ना अलग होता है, ड्राइवर ग्रेड सीधा डायरेक्टली 4 पे आता है, कई बार 3 में भी आता है, कई बार 4 में भी आता है। ये इनका अपना देखो तीन बहुत सारे टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं। अकाउंट्स अलग हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो गया, टेक्निकल अलग हो गया, इन सबके अलग अलग है। आप ऐसा नहीं है कि आप असिस्टेंट के बाद ड्राइवर बनोगे, नहीं। आपका जूनियर असिस्टेंट चल रहा है यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है तो आप सीनियर असिस्टेंट बनोगे। आप अकाउंटेंट थे, जूनियर अकाउंटेंट, तो आप अकाउंटेंट बनोगे। आप स्टेनोग्राफी में चल रहे हो तो डायरेक्टली आप स्टेनोग्राफर बनोगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे सीनियर स्टेनोग्राफर, फिर पीएसए बनोगे, ओके। वो अलग अलग चीजें हैं। अब देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि जो हायरार्की डिसाइड होती है वो ना इस पे लेवल से डिसाइड होती है, ओके। इस पे लेवल से यहाँ पे हायरार्की डिसाइड होती है। आपकी जितनी पे लेवल है आप उतने ऊपर हो, ओके। आपका जो सुपरिटेंडेंट है वो पे लेवल आपका 6 है। 6 यहाँ पे मैंने सैलरी लिखी हुई है, देखो ये आपको मिलेगी पहली सैलरी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान देना क्योंकि ये आपकी यहाँ पर सैलरी होने वाली है विदाउट, अब ये कटेगा इसमें से, एनपीएस एनपीएस पूरा कटना है इसमें से, ठीक है। तो आपके पास 50, आप ये मान लो 58 समथिंग, 57 समथिंग आपके पास यहाँ पे सैलरी आएगी। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दे देना। देखो मैं आपको यहाँ पे ना हायरार्की समझा रहा था, आपको हायरार्की समझना बहुत जरूरी है। आपके से कौन सीनियर है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। देखो एमटीएस हो गया सबसे पहले, फिर असिस्टेंट रिकॉर्ड कीपर, ये दोनों एक ही लेवल पे होते हैं। उसके बाद आप बनते हो एलडीसी। एलडीसी यानी कि जूनियर असिस्टेंट, जिसका फॉर्म भी आ रखा है इसी के साथ साथ, ओके। फिर आप बनते हो सीनियर असिस्टेंट, आपका पे लेवल हो जाता है 4। क्या हो जाता है, पे लेवल 4 हो जाता है। अभी आप पे लेवल 2 में थे अगर आप जूनियर असिस्टेंट बनते हैं तो, ओके। फिर आप 4 में गए। फिर आप ऐसा नहीं होगा कि आप सीनियर असिस्टेंट बनने के बाद आप सीनियर अकाउंटेंट बनोगे, नहीं, ये अकाउंट्स वाले बनेंगे बस, है ना। क्योंकि अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट एक ही पे लेवल में आते हैं, ठीक है। ये आपके एक ही पे लेवल में आते हैं। अकाउंटेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, सीनियर असिस्टेंट हो गया, ये तीनों एक ही पे लेवल में आते हैं। इनका तीनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है ना। स्टेनोग्राफर वाला जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर बनेगा, सीनियर असिस्टेंट वाला पीए बनेगा, तो मतलब ये जो स्टेनोग्राफर वाला है पीए बनेगा। सीनियर असिस्टेंट वाला यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सुपरिटेंडेंट बनेगा। जूनियर जूनियर इंजीनियर कौन सा है, टेक्निकल वाला है, ओके। जेई की डायरेक्ट भर्ती होती है। तो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट आप बनोगे सीनियर असिस्टेंट बनने के बाद। सीनियर असिस्टेंट में आपका पे लेवल 4 था, फिर आपको डायरेक्ट आप बीच में आपका एक और इंक्रीमेंट लगेगा तो आप लेवल 5 में चले जाओगे प्रमोशन से पहले। उसका जब आपका प्रमोशन हो जाएगा सुपरिटेंडेंट में तो आपका पे लेवल 6 चला जाएगा। और जो बच्चे डायरेक्टली जा रहे हैं सुपरिटेंडेंट में पे लेवल 6 में, ओके, तो उनका डायरेक्टली पे लेवल 6 लगेगा। फिर आप क्या बनोगे, फिर यहाँ पे बनोगे सेक्शन ऑफिसर। ये नहीं बनोगे जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर कौन बनेगा, सीनियर अकाउंटेंट बनेगा जो अकाउंट डिपार्टमेंट से जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये और ये दोनों सेम ही है, ठीक है। सुपरिटेंडेंट बनते हो आप बनोगे उसका सेक्शन ऑफिसर, ओके। आपका पे लेवल 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप डायरेक्टली, फिर आपका 2 इंक्रीमेंट लगेंगे, 8 और 9, ओके। 2 साल 3 साल में आपके इंक्रीमेंट लगेंगे पे लेवल पे। फिर आप 9 में जाओगे पे लेवल, फिर आप 10 में जाओगे, इसी में रहते हुए सेक्शन ऑफिसर में रहते हुए सीनियर सीनियर सेक्शन ऑफिसर बन जाओगे ज़्यादातर।
उसके बाद यहाँ पे आप बनोगे असिस्टेंट सेक्रेटरी। पे लेवल 10 में जब आप जाते हो गेजेटेड ऑफिसर, ग्रुप ए लिखा हुआ ना, गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, आपको साइन करने का अधिकार है, आप एक अधिकारी हो। अभी यहाँ पे आप अधिकारी नहीं हो, ठीक है, आप नॉन गेजेटेड ऑफिसर हो, समझ में आ गया, आप नॉन गेजेटेड पोस्ट में आते हो, ये आपका गेजेटेड अधिकारी। उसका अगर अगर इसमें अच्छा प्रमोशन रहा तो, अगर ऐसा हुआ तो आप बन सकते हो डेप्यूटी सेक्रेटरी। बहुत मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रमोशन बहुत लेट है, तो मुश्किल से मुश्किल जॉइंट सेक्रेटरी अगर हो पाया तो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं तो कई लोग तो सेक्शन ऑफिसर तो बने जाओगे, ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर यहाँ पे आपके 5-5 साल में 2 इंक्रीमेंट लगेंगे, 3-3 साल में। उसके बाद आप बनोगे असिस्टेंट सेक्रेटरी, तो बने जाओगे, 2 प्रमोशन तो मिल जाता है। ओके, 2 प्रमोशन तो हो जाता है, अच्छा खासा प्रमोशन है अगर सीबीएसई में, तो जॉइंट सेक्रेटरी तक, अदरवाइज तो नहीं हो पाता फिर। इसके इसके बाद तो डायरेक्ट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब यहाँ पे देखो, आप सुपरिटेंडेंट बनते हो, सुपरिटेंडेंट बनने के बाद आपका प्रमोशन होता है सेक्शन ऑफिसर पे, लेवल 7 पे, फिर आपके 2 इंक्रीमेंट लगेंगे, 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद आप बनोगे असिस्टेंट सेक्रेटरी। अब यहाँ पे, अब ये मैंने स्ट्रेंथ बता रहे कि टोटल सीबीएसई में कितने लोग हैं, 236 सुपरिटेंडेंट है, पे लेवल 6 में आते हैं, समझ में आ गया। ये सब जो है ना स्ट्रेंथ है, सेक्शन ऑफिसर टोटल कितने हैं पूरे उसमें, हमारे सीबीएसई में 144 है, वेरियस अदर रीजनल ऑफिसेज में। ओके, जैसे ये जो अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्रेटरी, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, इनका वेरियस डिपार्टमेंट होता है, हर डिपार्टमेंट में एक एक होता है, तो वो वेरियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेप्यूटी सेक्रेटरी, इनका भी अपना हर एक का एक वेरियस डिपार्टमेंट होता है। जॉइंट सेक्रेटरी भी 13 है, तो 13 के 13 डिपार्टमेंट्स का एक जॉइंट सेक्रेटरी होगा। डायरेक्टर 14 डिपार्टमेंट्स का एक डायरेक्टर। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 14 नहीं है, सॉरी, ये पे लेवल है, ये 13 पे लेवल है। ओके, वेरियस होंगे, ठीक है। कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन एक ही होगा और सेक्रेटरी आपका एक ही होगा। फिर उसका कौन सा आता है लास्ट में, चेयरमैन, वो तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है। 3-3 लाख रुपए सैलरी होती है लोगों की। ओके, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि ये पे लेवल बताया मैंने आप लोगों को, ये क्या है आपका पे लेवल है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को, आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे कैसे काम करना है ना। देखो आपका यहाँ पे आप सुपरिटेंडेंट बनते हो तो आप फिर बनोगे सेक्शन ऑफिसर, फिर आप बनोगे असिस्टेंट सेक्रेटरी, 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद इसके बीच में 8 और 9। ओके, उसके बाद आप डिप्टी सेक्रेटरी तक जा सकते हो, वो भी डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, पे लेवल है। ओके, आप 6 में जा रहे हो डायरेक्टली। ओके, चलो अब आप काम क्या क्या करोगे, ठीक है भाई। आप ना देखो क्या होता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के हर रीजनल ऑफिस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनके रूम्स अलग अलग होते हैं हर डिपार्टमेंट के। अब आपका ऑफिसर आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेजता है, ओके, या फिर आपको लाइसेंसिंग में भेजता है, पब्लिक रिलेशन में भेजता है ना, एग्जामिनेशन कंट्रोलर में भेजता है। अभी डिपेंड करता है आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट है ना। जैसे इनकम टैक्स है, तो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अलग अलग होता है, डाक में भेजते हैं कई। मान लो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन हो गया, और ये आपका आरओ रीजनल ऑफिस हो गया, जो आपका हेडक्वार्टर होगा। मान लो ये 5 डिपार्टमेंट है। अब इन 5 में से कहीं फिक्स है कि आप कहीं भी चले जाओगे। मान लो आप चले गए पब्लिक रिलेशन में, ठीक है, एज अ सुपरिटेंडेंट, तो आप वहाँ पे आपके ऊपर सिर्फ आपका सेक्शन ऑफिसर होगा। ये सेक्शन होते हैं, ये क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं, समझ में आ गया। इनको हम जब डिवाइड करते हैं डिपार्टमेंट को, तो इनको बोलते हैं सेक्शन। आपके ऊपर एक सेक्शन ऑफिसर होगा, एसओ होगा, ठीक है। मे भी हो सकता है एएसओ भी हो, बट एएसओ होगा नहीं, क्योंकि उसका पे लेवल आपके बराबर हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर का पे लेवल इन्होंने 7 दे रखा है, वैसे 8 होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। सेक्शन ऑफिसर आपको ऊपर होगा, आप सीधा रिपोर्ट करोगे अपने सेक्शन ऑफिसर को। आपको रिपोर्ट कौन से लोग करेंगे, आपको करेंगे रिपोर्ट जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, आपके नीचे होंगे सीनियर असिस्टेंट, है ना, और यहाँ पे आपके जो होंगे जूनियर अकाउंटेंट, जो भी होंगे आपके नीचे, जो आपके डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में 2 जूनियर असिस्टेंट होंगे, है ना, एक सीनियर असिस्टेंट होगा। ओके, एक यहाँ पे अकाउंटेंट होगा, और यहाँ पे आप बैठे होंगे। ओके, 3-4 लोग आपके अंडर में होंगे, और एक आपका सेक्शन ऑफिसर होगा। यहाँ पे आपको वो बीच में बैठेगा, आप यहाँ पे बैठोगे, मतलब डिपार्टमेंट के हिसाब से देखा जाएगा। फिर यहाँ पे आपके 2 एलडीसी, और यहाँ पे आपका एक अकाउंटेंट, अगर वो ज़रूरत होगी अकाउंटेंट की, और एक एमटीएस भी हो सकता है, जो कि सेक्शन ऑफिसर को दिया जा सकता है अगर होगा तो। अदरवाइज तो यहाँ पे 3-4 सेक्शन का एक ही एमटीएस होता है, ये पूरे के पूरे सेक्शन का एक ही एमटीएस होते हैं। ओके, नहीं तो वो डिपेंड करता है एमटीएस हर सेक्शन को दे रखा है या नहीं दे रखा है। तो आपको कौन रिपोर्ट करेंगे, आपको जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, ये सब आपको रिपोर्ट करेंगे, आपको फाइल देंगे, आपको वो फाइल चेक करनी है, चेक करने के बाद आपने आगे प्रोसीड करनी है अपना सेक्शन ऑफिसर में, अपने डिपार्टमेंट की फाइल। मान लो कोई फाइल आती है आपके पास, जिस फाइल में लिखा हो कि ये लोग हैं, इनका यहाँ पे
प्रमोशन पेंडिंग है या फिर ये लोग ये डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जाते हो, किसी स्कूल की डिमांडिंग है कि वहाँ पे ऐसा-ऐसा होना चाहिए, तो वहाँ पे आपने फाइल पहले तो पहुँची यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के पास, इसने वहाँ पे देखा नोटिंग करी, देखा यहाँ पे, फिर इसके बाद सीनियर असिस्टेंट के पास गई, सीनियर असिस्टेंट के बाद वो आपको देंगे, किसको? सुपरिटेंडेंट को, सुपरिटेंडेंट ने फाइनली उसको साइन नहीं करना है, उस पे लास्ट नोटिंग नोटिंग होती है, वो आपको वहीं जाके पता चलेगी, ठीक है? जिसे हिंदी में टिप्पण कहते हैं। तो नोटिंग उसके नीचे आप लिखोगे, उसके बाद फाइनल साइन जो होगा वो आपका सेक्शन ऑफिसर करेगा, यानी कि जो फाइल है आपके पास वो 3 दिनों के अंदर में आपके पास पहुँच जानी चाहिए। वैसे तो 1 ही दिन में हो जाता है अगर वो काम करते हैं तो। ओके, कोई स्कूल का इंस्पेक्शन है, मान लो इंस्पेक्शन में खराब आई, वो रिपोर्ट यहाँ पे पहुँच जाएगी आपके डिपार्टमेंट में, आपका एमटीएस लाके देगा। वो पहले देगा जूनियर असिस्टेंट को, फिर आपके पास जाएगी सीनियर असिस्टेंट के पास, फिर सीनियर असिस्टेंट के पास से जाएगी सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट उसमें लास्ट नोटिंग करेंगे, नोटिंग करने के बाद वो प्रोसीड कर देंगे सेक्शन ऑफिसर को, सेक्शन ऑफिसर सिर्फ उसमें साइन करेगा, ठीक है? पढ़ने का काम पूरा का पूरा किसका है? सुपरिटेंडेंट का है। सुपरिटेंडेंट का मतलब होता है उस डिपार्टमेंट का जो भी काम हो रहा है उसका हेड। सेक्शन ऑफिसर तो गेजेटेड ऑफिसर नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। लेकिन आपका काम है ओवरऑल चेक करना, ओके? तो आपके जो भी असाइन सेक्शन होगा, आपने वो काम को डील करना है, अपने सारे के सारे चीज़ों को सबमिट करना है, जो भी यहाँ पे फाइल्स हैं, जो भी यहाँ पे मतलब कोई चीज़ रिपोर्ट आई है, उसमें आप साइन नहीं करोगे, उसमें आप पर्टिकुलरली अपने ऑफिसर को भेजोगे, सेक्शन ऑफिसर को, ओके? जो भी ड्यूटीज़ आपको दी जाएँगी, आपके प्रिंसिपल सुपरवाइजिंग ऑफिसर जो होगा आपका सेक्शन ऑफिसर, वो आपको भी असाइन करेंगे काम कि यार विक्रम ऐसा है, यार ये वाला काम कर लो, ये वाला काम देख लो, वो वाला काम देख लो, तो आप वो भी काम करोगे जो आपका सेक्शन ऑफिसर बोलेगा, ठीक है? ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है, और यहाँ पे जो भी आपको काम मिलेगा वो आपने 3 वर्किंग डेज़ में डिपेंड करता है, 2 वर्किंग डेज़ भी देते हैं कई बार, वो भी आप उसको जल्दी से जल्दी आपको ख़त्म करना पड़ेगा। सीनियर और जूनियर असिस्टेंट आपके प्रति क्या होंगे? अकाउंटेबल होंगे। आपको उनको पूछना है कि आपने कौन-सा काम किया, आपने क्या-क्या देखा, आप इसमें ये गलती है, उसमें वो गलती है, इसमें कैसे होना चाहिए, इसमें टाइपिंग भी करवाओगे आप उनसे कई बार, ठीक है? तो ये आप सुपरिटेंडेंट हो तो वो आपके अंडर में काम करेंगे, ठीक है? आप कई बार आपको लेटर टाइप कराना है तो आप टाइप नहीं करोगे, आप एलडीसी को बोलोगे कि भाई ये लेटर टाइप करके मुझे दे दे, फिर आप लेटर आप अपने पास लोगे, लेटर को आप चेक करने के बाद उसमें अटैचमेंट लगाने के बाद फिर आप अपने सेक्शन ऑफिसर को भेजोगे, सेक्शन ऑफिसर फिर यहाँ से उसे जिस डिपार्टमेंट को भेजना है वो उस डिपार्टमेंट को भेजेंगे, परिपत्र कहते हैं उसे, सर्कुलर, अगर वो जारी करते हैं सर्कुलर कुछ, ओके? अदरवाइज़ तो वहाँ पे इन्फॉर्मल लेटर ही चलता है, फिर भी नॉर्मल लेटर चल जाता है, ठीक है? फॉर्मल लेटर तो हाफ फॉर्मल भी बोलते हैं कई बार, ओके? तो ये चीज़ें हैं आपकी, ये चीज़ आप यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट है, आपने डिपार्टमेंट का अपना काम करना है बस, ठीक है? तो ये काम होता है, सैलरी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, डिपेंड करता है यहाँ पे कि सेकंड सैटरडे ऑफ रहता है सीबीएसई में, ओके? और मेबी आपका 1 हाफ डे भी मिलता है शायद से, जहाँ तक मुझे पता है, अदरवाइज़ तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी, ठीक है? तो ये ग्रुप ए है, ये चीज़ आप ध्यान देना, ग्रुप ए सेक्रेटरी के ऊपर आता है आपका, कौन आता है फिर? सीधा चेयरमैन, है ना? वो तो सीधा वो 18वें लेवल का होता है, तो वो कौन कौन करवाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, ओके? तो मैंने आपको ग्रुप ए, बी, सी तीनों बता दिया, आप कहाँ पे जाओगे? यहाँ पे जाओगे तो आपका सेक्शन ऑफिसर बनेगा, फिर 2 इंक्रीमेंट लगेंगे, फिर आप असिस्टेंट सेक्रेटरी बनोगे। ये आपका डिपार्टमेंट है, कौन-सा? आपका डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाला है ना? आपका डिपार्टमेंट कौन-सा था? ये था आपका जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, फिर सुपरिटेंडेंट, ओके? जैसे आपका यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट है, फिर अकाउंटेंट बनेगा, फिर सीनियर अकाउंटेंट बनेगा, फिर अकाउंट्स ऑफिसर बनेगा, ना? जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, फिर अकाउंट्स ऑफिसर, तो ये अकाउंट्स वालों का है। वैसे ही आपका स्टेनोग्राफर वालों का जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, है ना? ऐसे करके ये सब आगे बढ़ते रहते हैं प्रमोशन के हिसाब से अपने-अपने डिपार्टमेंट में, ओके? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी चीज़ें आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में है। पेपर मैंने इसका डाल दिया, कैसा पेपर होता है, आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक उसका नीचे है, कोर्स का लिंक भी नीचे है, जहाँ पे मैं आप लोगों को नॉर्मली मॉक टेस्ट देता हूँ, ओके? बाय बाय, जय हिंद।